बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है और आज भी आयशा हमारे साथ मौजूद नहीं होगी। आयशा आपको कल से ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। जनाब, मौसम बहुत खूबसूरत है। पिंडी इस्लामाबाद का मौसम बहुत हसीन है। इससे अब से कुछ देर पहले तक बारिश हो रही थी, लेकिन अभी जो है बारिश थम गई है, लेकिन मौसम सुहाना हुआ है। कम अज़ कम जो खुश्क सर्दी का स्पेल था वो ख़त्म हो चुका है और मौसम अब बेहतर हो चुका है। क्योंकि इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, तो अगर मरी की हम बात करें, वहाँ पर भी वक्फे वक्फे से बर्फ़ के गाले उनकी बरसात हो रही है। सयाह बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हिफाजती इक़दाम के तौर पर बुकिंग के बगैर जो सयाह हैं उनके दाखिले पर हुक्काम ने पाबंदी लगाई है और ये कहा है कि मकामी अफराद और होटल बुकिंग के साथ सयाहों को दाखिले की इजाज़त होगी और रश के बायस पुराना जीटी रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और इसके अलावा मरी एक्सप्रेस वे के रास्ते से जाने की इजाज़त हुक्काम की सयाहों को एहतियात की हिदायत भी की गई है। वही जो एहतियाती तदाबीर हम बार बार अपने प्रोग्राम में भी जिक्र कर रहे होते हैं और हुक्काम की तरफ से भी इस तरह के अलर्ट जारी किए जा रहे होते हैं कि अगर आप इन इलाकों का रुख कर रहे हैं, मरी जा रहे हैं, तो अपनी गाड़ियों को एहतियात के साथ चलाएं, स्नो चेन का इस्तेमाल करें, सामने वाली गाड़ी के साथ जो मुनासिब फासला है वो रखें ताकि गाड़ी जो है वो फिसल ना सके। अच्छा, मरी की बात करें, इसके साथ साथ मुल्क के और भी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है, जिसमें बलूचिस्तान भी शामिल है। वहां पर बर्फबारी और बारिशें हो रही हैं। कोयटा, चमन, कल्लात, ज़ियारत, पशीन और मुस्लिम बाग में बर्फबारी हुई है। कल्लात में भी दरख्त, पहाड़, घर समेत हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई हमें नज़र आ रही है। अब ये बर्फबारी का सिलसिला कब तक जारी रह सकता है, ये सारी सूरत हाल जान लेते हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइए मौसम के बारे में, ये जो बारिशों का सिलसिला है और बर्फबारी का सिलसिला पूरे मुल्क में हमें देखने में मिल रहा है, ये कब तक जारी रहने वाला है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जो मौजूदा सिलसिला है ये तकरीबन 25 तारीख से मुल्क के मगरबी और शुमारी इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है और तवक्को इस बात की है कि ये आज रात गए जो है मज़ीद मशरिक़ की जानिब निकल जाएगा और आज रात तक ये सिलसिला जो है मुल्क के शुमारी इलाकों में पे बरकरार रहेगा, जिसमें कश्मीर, जीबी, केपीके के जो पहाड़ी इलाके हैं, इसके साथ साथ खिता पोटोहार और यहाँ जाहिर सी बात है कि जो इस्लामाबाद में जैसे आपने बताया यहाँ पर तो लाइट रेन ही है और अब स्नोफॉल में भी कोई इतनी ज़्यादा कोई सिचुएशन डेवलप नहीं होने जा रही क्योंकि बहुत शदीद स्नोफॉल होगी। अब बस नॉर्मल सी स्नोफॉल होगी और आज रात गए तक ये सिलसिला जो है मुल्क से निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अंजुम बता दें, क्योंकि अब जैसे बर्फबारी शुरू होती है मरी और गलियात साइड पर, तो बड़ी तादाद में सयाह वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं। उस इलाके में बर्फबारी कब तक मुतवक्के है मजीद, ताकि सयाहों को पता हो कि उन्होंने अपने पिकनिक को या ट्रिप को किस तरह से प्लान करना है? जी देखिए, ये सिलसिला आज रात गए तक जारी रह सकता है और कल अलग सुबह के बाद से जो है ये इलाके जो का मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और स्नोफॉल के भी इम्कानात आज रात गए तक ही इन इलाकों में हैं। लिहाजा जो हजरात भी जा रहे हैं वो अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरे लेकर जाएं। अच्छा, थोड़ा सा जुनूबी इलाकों का भी बता दें और सेंट्रल पंजाब के बारे में मैं चाहूँगी थोड़ा सा बता दें। वहाँ पर बारिशें एक्सपेक्टेड हैं या कब तक एक्सपेक्टेड हैं, या ठंडी हवाएं भी कई जगहों पर चल रही हैं, वो सिलसिला कब तक जारी रह सकता है? देखें जी, सिंध में कल तक जो है वो ठंडी हवाएं चल रही थी और चिलिंग फैक्टर ज्यादा था। आज हवाओं की रफ्तार कदरे कम हो गई है बशमूल कराची और ये ठंड का जो सिलसिला है, जो सर्द और शदीद सर्द मौसम है सिंध में, ये तवक्को इस बात की है कि इस वीकेंड तक रहेगा, यानी जुमे तक इस बात की तवक्को है। उसके बाद टेम्परेचर्स में थोड़ा सा राइजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है और जो शदीद सर्दी वाली सिचुएशन है वो काफी हद तक कम हो जाएगी सिंध समेत पाकिस्तान के जनूबी इलाकों से। अच्छा, कराची का टेम्परेचर भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। थोड़ा सिंध का दीगर इलाकों का भी बता दें, वहां पर आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रह सकता है? देखिए जी, सिंध का टेम्परेचर अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये वीक जो है इसमें ठंड बरकरार रहेगी। जो दर्जे हरारत हैं मिनिमम जो है वो 3 से 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने वाले हैं, जबकि अगर हम जनूबी पंजाब सिंध की बात करते हैं जिसमें कराची और साहिली इलाके शामिल हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 11 से 13 के दरमियान में रहेगा मिनिमम। इसी तरह जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 26-27 तक रहने के इम्कानात हैं सदरन
हाफ में सिंध के, जबकि अगर नॉर्दर्न सिंध की बात करते हैं तो वहाँ पर ये दर्जा हरारत तकरीबन 20, 22, 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम रह सकते हैं। और ये सिलसिला जो है इस वीकेंड तक रहेगा। उसके बाद तकरीबन पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पे थोड़ा सा राइजिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि आने वाले फरवरी के आगाज़ के बाद जो है वो सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम जो है वो काफ़ी हद तक मोतदिल हो जाएगा, जबकि शुमाली सिंध में थोड़ी सी ठंड की शिद्दत बरकरार रहेगी। अच्छा, इन सर्दियों में जैगम थोड़ी सी प्रेडिक्शंस के बारे में लोग कंफ्यूज रहे हैं। कभी कहा जा रहा था कि बहुत शदीद ठंड पड़ सकती है, कभी फिर उन स्टेटमेंट्स को वापस लिया गया, नहीं जी शदीद ठंड जो है वो नहीं पड़ेगी। आप ओवरऑल थोड़ा सा एनालाइज करें अगर पिछले साल के साथ, हम पिछले साल की ठंड के साथ, तो इस साल कदरे मौसम किस तरफ रहा है? ज़्यादा ठंड किन इलाकों में पड़ी है और किन इलाकों में मामूल से कम बारिशें और बर्फबारी हुई है? देखें जी, लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था एक प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल था तकरीबन मुल्क भर में, कि हमें पहली जो बारिश या स्नोफॉल मिली थी वो फरवरी में जाकर मिली थी। ताहम इस साल की अगर हम बात करते हैं तो इस साल हमें दिसंबर के एंड में और उसके बाद फिर जनवरी में 2 सिलसिले मिल गए। और जैसा कि हम महकमे मौसमियात ने स्टार्ट ऑफ दी जो अब विंटर सीजन था इसमें बता दिया था कि सर्दियां मामूल या मामूल से कदरे कम हो सकती हैं, कोई हार्श सर्दी का इम्कान मौजूद नहीं है। जैसा कि सोशल मीडिया पे एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई भी थी कि जनाब 40 साल रिकॉर्ड टूट जाएंगे, 100 साल रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तो मैं आपके चैनल जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी जगहों पे बर्फबारी का कह रहे थे जहां पर बर्फबारी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं आपके चैनल के तवज्जो से बता दूं कि जी अब तक पाकिस्तान के किसी भी इलाके में ना स्नोफॉल का रिकॉर्ड टूटा है और ना ही इसके साथ साथ कोई टेम्परेचर का रिकॉर्ड टूटा है। तो ऑफ कोर्स सर्दियां हैं, जाहिर है जब मौसम ठंडा होता है तो सर्दियां तो बिल्कुल होती हैं। और अल्लाह के करम से जो है हमें स्नोफॉल भी मिल गई। इस जनवरी में जो स्नोफॉल होती है ये हमारे जो फ्रेश वाटर के रिजर्वायर्स हैं, जिनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं, उनको बढ़ावा देती है, यानी कि उस पे मजीद जो है उनको कंसंट्रेट करती है। अगर फरवरी में यही स्नोफॉल होती है तो वो रन ऑफ हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो आप कह लें कि वो बहकर जो है वो पानी में तब्दील होकर दरियाओं में आ जाती है। ये इन द एंड में चाहूंगी ये बता दें कि ये सर्दियां जो कि थोड़ा सा लेट भी शुरू हुई हैं, तो क्या ये प्रोलॉन्ग कर सकती हैं? क्या हम मार्च तक या मार्च के एंड तक या अप्रैल की शुरू तक ये सर्दी जाते हुए देख रहे हैं? नहीं जी, देखें मुल्क के बालाई इलाकों में तो ऑफ कोर्स ये सर्दियां मिड ऑफ फेब या फेब के तकरीबन लास्ट वीक तक रह सकती हैं। ताहम जो मुल्क के जनूबी इलाके हैं उसमें स्टार्ट ऑफ फेब से आप कह लें कि मौसम मोतदिल होना शुरू हो जाएगा, जिसको आप मौसम बहार कहते हैं। और प्रोलॉन्ग नहीं होगी। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद फेब के एंड में इस्लामाबाद वालों को काफ़ी गर्मी फील होगी और आने वाले जो दिनों में वेदर पैटर्न्स हैं वो काफ़ी मुझे यानी कि इंटेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने इस्लामाबाद के आसपास से बहुत ज़्यादा जो है वो प्लांट वेजिटेशन को ख़त्म किया है, जो आने वाले दिनों में जो है उसका हमें मौसम के हवाले से पता चलेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर जैगम साहब, आप मौसम के बारे में हमें बता रहे थे कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रह सकता है और जो सयाहती इलाके हैं वहाँ पर जाने वाले किन दिनों के हिसाब से प्लान करके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया वंस अगेन अंजुम नज़ीर जैगम साहब। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं और एक और इलाके के मौसम की आपको सिचुएशन बतानी है, वो है अमरीका, जहाँ पर शदीद बर्फबारी हुई है। वहाँ पर बर्फानी तूफान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी पूरा दरहम बरहम होकर रह गया। बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसा भी हुए हैं, जिसमें 30 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। और वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत ऐसे कई इलाके हैं जहां पर सर्द हवाओं के साथ साथ शदीद बर्फबारी हो रही है और बारिशों का सिलसिला भी साथ साथ जारी है। तो वहां के लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ना सिर्फ इस सर्दी से निपटने के लिए बल्कि जो निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हुआ है। 19,000 बताया जा रहा है अमरीका भर में परवाजें ऐसी हैं जो कि मनसूख हो गई हैं इस मौसम के बायस। वाशिंगटन में वफाकी दफातर को भी बंद कर दिया गया है और आर्कनसस में और न्यू इंग्लैंड में 1 फीट तक बर्फ जो है वो पड़ चुकी है। और इसके साथ साथ खराब मौसम मजीद भी आगे रहने की एक्सपेक्टेशन जो है वो की जा रही हैं। सड़कें भी बंद हो जाती हैं और तालीमी इदारे उनको भी स्कूल्स को भी बंद कर दिया जाता है, छुट्टियां दे दी जाती हैं। तो वहाँ के लोग जो है वो खासी मुश्किल में है इस सर्द मौसम की वजह से। एक और जगह है जहाँ पर लोग खासी मुश्किल में रहे हैं, बल्कि अब भी मुश्किल में है। मैं कराची में सानेहा गुल प्लाजा की बात कर रही हूँ, जहाँ पर मलबे से मिली जांबाज रात की
की बाकियात की शनाख्त अब मुकम्मल हो गई है। मेडिको लीगल ज़राए के मुताबिक 15 से ज़ायद अफराद जो है उनकी बाकियात से DNA सैंपल नहीं मिल सका है और मुश्किल हो गई है इन बाकियात के बारे में जानना कि ये किस शख्स से बिलोंग करती हैं। अब तक महज 16 अफराद के DNA रिपोर्ट जारी हो सकी है। तो इंतज़ामिया की जानिब से सर्च ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया गया है और इमारत को सील करना शुरू कर दिया गया है। ये अलमनाक सानहा में 73 अफराद जान की बाजी हार गए थे। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए साजिद अवान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा तफसील जान लेते हैं। साजिद, थोड़ा सा बताएं क्या सानहा गुल प्लाजा के हवाले से अपडेट है, कब तक इस प्लाजा को सील कर दिया जाएगा, और थोड़ा सा बता दें कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बाकियात अभी तक नहीं मिल सकी। जी देखिए अनम, इस वक्त सानिया गुल प्लाजा को आज 11वां रोज़ है और आज गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। सर्चिंग टीमें जो हैं वो अब हट चुकी हैं जय वकुआ से और इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले कर दी गई है ये बिल्डिंग। यहाँ पर नेट की जाली लगाकर जो है इसे 3 कॉर्नर पर जो है वो बंद किया गया है तीनों साइडों से, और यहाँ पर किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर KMC की टीमें काम कर रही थी उन्हें भी यहाँ से हटा दिया गया है और उसकी वजह बताई जा रही है कि सर्चिंग का ऑपरेशन जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अब तक जो है वो तकरीबन 79 अफराद जो है वो लापता हैं। 79% जो है वो इस वक्त मिसिंग हैं, जिनकी लिस्ट जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब तक जो बॉडीज़ बरामद होने का दावा किया गया है वो 73 हैं। मज़ीद जो अफराद की बॉडी है वो ताहाल नहीं मिल सकती और नहीं मिल सकी है। यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीम है उनका यही कहना है कि यहाँ पर तलाश का काम जो है वो कई बार किया गया। इस इमारत के अंदर जो है वो दाखिल हुए, जो यहाँ पर ग्राउंड बेसमेंट था वहाँ पर जो है वो सर्चिंग मुकम्मल की गई है। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर भी ये सर्चिंग जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। जितनी बॉडियाँ और जो इंसानी औज़ा मिले थे उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर उनके DNA सैम्पलिंग से जो है कुछ लाशों की शनाख्त हुई है। लेकिन कुछ ऐसी बॉडीज़ भी हैं जिनके पार्ट्स तो मौजूद हैं लेकिन उनकी जो अब तक जाँच है या DNA से जो है वो मैच नहीं हो सके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी 2 अफराद जो कुछ फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पर आई हैं KPK से, और उनका ये दावा है कि 2 अफराद उनके जो है वो लापता हैं और मुमकिन तौर पर वो भी इसी जो है वो बिल्डिंग में थे। तो उसके हवाले से DC साउथ ने उन्हें DNA जो है वो करवाने के अहकामात दे दिए हैं और आज सिविल अस्पताल में उनका DNA होगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पर नेट की जाली लगाकर तीनों साइडों से जो है इस इमारत को बंद कर दिया। जिन लोगों की बाकियात अभी मिसिंग हैं, नहीं मिल पा रहे हैं और उनके लवाहिकीन भी ज़ाहिर है यहाँ पर या तो चक्कर लगा रहे हैं या फिर इस प्लाजा के बिल्कुल सामने ही बैठे हुए हैं, उनको क्या तसल्ली दी जा रही है, क्या उनको कहा जा रहा है? क्योंकि ऑपरेशन तो अब क्लोज कर दिया जाएगा, जिन लोगों की बाकियात नहीं मिल सकी उनके लिए हुकूमत क्या प्लान कर रही है? जी देखिए उनके हवाले से अब तक कोई अहकाम जो हैं वो सामने नहीं आ सके हैं। कुछ लोग अपने प्यारों की लाशों की तलाश में जो है वो इस वक्त अस्पतालों और DC साउथ के ऑफिस के चक्कर लगाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि अब उनकी उम्मीदें जो हैं वो तमाम ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन कम से कम जो है उनके जो प्यारे थे उनकी बाकियात जो है वो उन्हें मिल जाए ताकि वो सुपर्द खाक कर सकें। तो ये सूरत हाल एक यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी यहाँ पर अफसोसनाक सूरत हाल है। काफ़ी परेशान हाल हैं वो लोग और अस्पतालों और यहाँ के चक्कर जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के DNA इस ऑपरेशन को तो उन्होंने मुकम्मल कर लिया। कितने लोगों के DNA सैंपल मैच किए हैं अभी तक साजिद? जी मजमूई तौर पर 30 अफराद की जो है वो DNA सैंपल लिए गए थे। जो 2 मजीद हैं उनको अगर मिलाया जाए तो 32 अफराद के DNA सैंपल्स जो है वो लिए गए हैं और अब तक जो है वो तकरीबन 17 के करीब जो है वो DNA सैंपलिंग से मैच हुए। एक शख्स की बॉडी जो है वो शनाख्ती कार्ड से जो है वो शनाख्त हुई है। तो ये सिलसिला है और इस वक्त अगर ऑपरेशन के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर जो इस्लामाबाद और उस लाहौर से टेक्निकल टीमें यहाँ पर पहुँची हैं वो आज
भी यहाँ पर मुआयना करेंगे और इस वक्त जो 3 मंजिला स्ट्रक्चर जो कि 60% यहाँ पर बचा हुआ है उसका मुआयना किया जाएगा कि ये महफूज बनाया जाए और ये इस काबिल है कि इसे महफूज बनाया जाए या इसे मसमार किया जाए। इस हवाले से जो है आज तहकीकाती टीमें जो यहाँ पर पहुँचेंगी वो यहाँ पर तहकीकात करेंगे, उसके बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करेंगी। और दूसरी जानिब इस वाक़े का मुकदमा जो है वो नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और वज़ीर आला सिंध और IG सिंध की जानिब से बताया जा रहा है कि जो भी किरदार इसमें मुलविस पाया गया उसके खिलाफ जो है उस FIR में नाम नॉमिनेट किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई जो है उसका आगाज़ किया जाएगा। साजिद, एक तो ये बता दें जो कमेटी बनाई गई थी वो कब तक इस बारे में बताएगी कि कौन इसका जिम्मेदार था, और दूसरा वज़ीर आला सिंध की जानिब से सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को 2 माह में नई दुकानें बना के देने का भी ऐलान सामने आया है और 5 लाख रुपए भी बताया जा रहा है दिए जाएंगे। इस पर थोड़ा सा हमें तफसील से बताएं, क्या क्या इसके अलावा दिया जाएगा इन लोगों को? जी हम देखें, माजी में भी हमने बहुत बड़े बड़े दावे देखे हैं इस तरह के हादसात के बाद, लेकिन इस वक्त जो गुल प्लाजा का 60% हिस्सा जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक खड़ा हुआ है। अगर इसे गिराने की सिलसिला भी किया जाए और नई इमारत बनने तक 2 माह के अंदर जो है वो एक नई इमारत 3 मंजिला जो है वो नहीं बन सकती। ताहम वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया है कि उन्हें ये दुकानें बना के दी जाएंगी। इस मकाम पर तो कम से कम जो है वो 2 माह में ये पूरी मार्केट जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अलबत्ता उन्होंने जो इस वाक़े में जांबाग अफराद हैं उन्हें 1-1 करोड़ रुपए देने के जो है वो ऐलान किया था, उस पर अब तक जो है वो अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। ताहम DC साउथ के मुताबिक ये इसकी लिस्ट मुकम्मल होगी, उसके बाद वज़ीर आला हाउस जाएगी और उसके बाद ये तमाम मुआवजा जो है जो वर्सा है उनके हवाले किया जाएगा। वी होप कि उन लोगों को कम अज़ कम ये मुआवजे की मद में जो रकम सिंध गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस की गई है वो तो मिल सके, उनके प्यारे तो उनको मिल नहीं सके। बहुत बहुत शुक्रिया साजिदा आवान हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें रिपोर्ट करे थे। अभी हमें जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स हमारे पास है उन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अब बात करेंगे उन इफ्स एंड बट्स की जो आपके और हमारे जहन में इस वक्त चल रही हैं कि क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाला है या नहीं। ये फैसला अभी तक हो नहीं सका है, ये फैसला जुमा या फिर अब पीर को होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात हो चुकी है और इसमें इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शन जो हैं उनको खुला रखा जाएगा। और ये जो मुलाकात हुई है इसमें मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को ICC के जो सारे मामलात हैं और फिर मुमकिन नताइज अगर पाकिस्तान नहीं जाता है उस पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी है, जबकि वज़ीर आज़म ने इस बारे में ये हिदायत की है कि कौमी मफाद को सामने रखा जाए और इस मफाद को सामने रखते हुए इस मामले का बेहतर हल निकाला जाए। अच्छा, बाद में मोहसिन नकवी ने यह बात वाज़ेह की है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शमूलियत का हतमी फैसला जुम्मे या फिर पीर तक कर सकता है। अब मजीद क्या इसमें फैसला हो सकता है, पाकिस्तान किन ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करता है तो किन ग्राउंड्स पर करेगा, ये कौन सी शराइत ऐसी होंगी जिन पर पाकिस्तान शिरकत करने वाला है। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पोर्ट्स की दुनिया का जाना माना नाम मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट याहिया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है। याहिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अनम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा याहिया, सबसे पहले तो वही सवाल जो हम सबके जहनों में है कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है या नहीं खेलने जा रहा। अब जुमे या फिर पीर को फैसला होना है, क्या फैसला एक्सपेक्टेड है, हम क्या तवक्को रखें? अनम, मैं अगर शुरुआत आपसे ही कर लूं, क्योंकि पाकिस्तान में कराची से खैबर तक अगर कोई खेल लोग देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो चले आपसे ही पूछ लेते हैं। वो कहते हैं ना कि ज़माने कल को नकारे खुदा जानो, तो आपका क्या ख्याल है, जाना चाहिए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में? मेरा पर्सनल ओपिनियन, वैसे तो हम कहेंगे जो गवर्नमेंट फैसला करेगी, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें खेलना चाहिए। अब आप बता दें। दैट्स वंडरफुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और तारीख इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान इंडिया में खेलों के हवाले से खेल को सियासत का रंग देने की कोशिश नहीं की। कई मिसालें माजी में ऐसी मौजूद हैं जब भारत ने पाकिस्तान के साथ न खेलने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की, पाकिस्तान ने कभी मना नहीं किया। इंतहाई कशीदा हालत में भी पाकिस्तान ने भारत में अपनी टीम को खेलने के लिए भेजा। और लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, पाक भारत जंग के बाद पहली बार जब दुबई में पाकिस्तान और भारत की टीमों का आमना सामना हुआ, तो हम तो सिर्फ अपनी टीम को खेलने के लिए भेजे और हम तो सिर्फ मैदान में 2 टीमों का मुकाबला देखना चाहते थे। लेकिन जो कड़वाहट, जो तलखी हमने पड़ोसी मुल्क के तरफ से देखी,
उन्होंने खेल को दागदार करने की कोशिश की, हाथ नहीं मिलाया, खेल की रूह को मजरूह किया। उसके बावजूद हम दामे दरमे सुखते ये खेल जिसको गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है, जिसको नंबर्स का खेल कहा जाता है, जो एशिया में एक जाना माना खेल है, हम हमेशा इस खेल के लिए आगे रहे हैं। आई थिंक बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हुकूमत वक्त ने ये फैसला करना है और उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान की टीम जो है वो नहीं खेल सकती कहीं भी। तो खेल के मुफाद में जो बेहतर फैसला होगा, हुकूमत वक्त वजीर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वही सजेस्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है कि टीम नहीं जा रही है वर्ल्ड कप खेलने, तो क्या सैंक्शंस हो सकती हैं? क्योंकि अब इंडियन मीडिया पे हम देख रहे हैं, खबरें चल रही हैं, एनडीटीवी पे मैं देख रही थी और मीडिया चैनल्स पे खबरें चल रही हैं कि भी पाकिस्तान को सैंक्शंस का सामना हो सकता है। बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान, वहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पाकिस्तान को, या पीएसएल में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं वहां पर भी पाकिस्तान को मसाइल हो सकते हैं। तो आपकी नजर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर पाकिस्तान नहीं जाता? अनम, किसी शायर ने खूब कहा है कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो यहाँ तक हमें लाने वाला भी कौन है? पड़ोसी मुल्क भारत ही है। और जो कुछ उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कमजोर, एक ऐसे मुल्क को जो दबाने की कोशिश की गई, उनकी बात को नहीं सुना गया, उनको दीवार से लगाया गया। उनके लिए सिर्फ इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी में वाहिद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो आपको खड़ा दिखाई दे रहा है। और अब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहतजाज कर रहा है, वापसी का रास्ता खुला रखना चाहता है। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या पाकिस्तान अगर भारत से नहीं खेलता, क्या पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाता, तो क्या पाकिस्तान को किसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जब आप कश्तियां जला देते हैं तो फिर आप ये नहीं सोचते कि आपको किस किस्म का खसारा होगा। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत वक्त मुझे नहीं लगता कि इतना एक्सट्रीम पर सोच रही होगी कि बिल्कुल जो है वो एक ऐसा फैसला किया जाए जिसको आप कहें कि जनाब सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन ये जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है वो ठीक है। अब बुनियादी सवाल आपका यह है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाता, आई थिंक मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान जाएगा वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, क्योंकि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा तमाम क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ साइन करते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना शेयर जो है हर टूर्नामेंट के बाद मुख्तलिफ मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, रेवेन्यू उनको देता है। और ये रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? टीवी राइट्स से, कमर्शियल से। और ये कमर्शियल कहाँ से आते हैं, ये टीवी राइट्स कहाँ से आते हैं? बाकी मुल्कों के खेलने से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना सिर्फ एक पाकिस्तान और भारत के मैच से पड़ता है। तो वो बहुत बड़ा मैच है, $1 मिलियन का वो मैच होता है। और उसी के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इमारत खड़ी है, उसी के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो चल रही है, उसी की वजह से मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू दिए जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान इतना एक्सट्रीम कोई डिसीजन लेने वाला है। लेकिन खबरें तो जाहिर है याहिया, जो इतने अरसे से ये अब खबरें गर्दिश कर रही हैं, पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, इन ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। इस सारी बात का फिर मकसद क्या है? फिर कोई कंडीशंस पाकिस्तान रखेगा कि भाई ये कंडीशंस हैं, ये पूरी होती हैं तो फिर ही पाकिस्तान शिरकत करेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई कंडीशन रखेगा। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने ये चीज रख देता कि अगर बांग्लादेश नहीं तो फिर हम भी नहीं। लेकिन एहतजाज करना तो जिंदा कौमों का, अच्छे मुल्कों का एक तरीकाकार होता है और उसी तरीकाकार को हमने अपनाया है। क्योंकि हमारा दीन भी कहता है कि अगर किसी बुराई को देखो तो सबसे पहले उसको अपने हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा कहो। तो हमने वो तमाम ऑप्शंस को जो है वो ऑप्ट किया है और आइंदा भी करने की एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और जिस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, उन्होंने दुनिया को ये मैसेज दिया है, खास तौर पर भारत को ये मैसेज दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये मैसेज दिया है, जो आम ख्याली में है, जो खुशफहमी में है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पैसे की वजह से सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चलती है। अगर ऐसा होता तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के मैच की हैसियत नहीं होती, अहमियत नहीं होती। लेकिन आज दुनिया को ये बात मानना पड़ रही है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है और पाकिस्तान को चौथा हिस्सा मिलता है सबसे ज्यादा। ये भी एक नाइंसाफी है, इस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक जिस तरह अपने कार्ड खेले हैं, कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई क़वायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं की। एहतजाज करना क्रिकेट बोर्ड का हक है,
एक अच्छे बिल्कुल मुल्क का हक है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, इन द एंड मैं चाहूंगी, अब चूंकि वक्त की हमारे पास कमी है, याहिया, बांग्लादेश क्रिकेट का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्या उनको किसी पाबंदियों में से गुजरना पड़ेगा या इंडिया कोशिश अब पूरी करेगा कि उनको किसी तरह से क्रिकेटिंग वर्ल्ड में आइसोलेट कर दिया जाए? कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना, क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ा सा माजी में लेकर जाऊंगा कि पाकिस्तान भारत जाकर खेलता रहा, और जब भी भारत के पाकिस्तान आने की बात होती वो ये कह देते इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कि जी हमारी हुकूमत ने मना किया है। तो बांग्लादेश ने अगर भारत जाने से इनकार किया है और जिस बुनियाद पर उनको वर्ल्ड कप से आउट किया गया है, वो फैसला बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का नहीं था, वो फैसला बांग्लादेश की हुकूमत का था, जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मानना पड़ेगा, और इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। तो उन्होंने जो इमीडिएट काम था वो किया, उन्होंने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से आउट किया, स्कॉटलैंड को इन किया। इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा क्या है, सिर्फ माली तौर पर थोड़ा खसारा होगा। जो उनको इस टूर्नामेंट से रेवेन्यू मिलना था वो शायद ना मिले, उनके खिलाड़ियों को जो मैच फीस मिलना थी वो नहीं मिलेगी। बट ये कहना कि बांग्लादेश आइसोलेट हो जाएगा, बांग्लादेश से कोई खेलेगा नहीं, बांग्लादेश के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सैंक्शंस लगा देगा, ऐसा मुस्तकबिल में कुछ होने नहीं देगा। कोई जुर्माना भी नहीं होता अगर कोई टीम जाने से मना कर दे? सॉरी, कोई जुर्माना भी नहीं होता, कोई बोर्ड या कोई टीम जाने से मना कर दे तो? जी, वो एक, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आप एक साइन करते हैं मुआहिदा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ, तो आप जब मुआहिदा साइन करते हैं तो आपको किसी चीज का इनकार करने का कोई वजह होनी चाहिए। अब अगर कोई हुकूमत मना कर दे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। माजी में जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार किया और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को उस बात को तस्लीम करना पड़ा। लास्ट ईयर जब आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट था और भारत अपने तमाम मैच जो है वो दुबई में खेला, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उनकी बात को अंडरस्टैंड किया। इस टूर्नामेंट में भी कुछ दरमियान का रास्ता निकल सकता था, क्योंकि पाकिस्तान लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था, यूएई नहीं था, लेकिन इस बार ज्वाइंट होस्ट है टूर्नामेंट में। दूसरी मर्तबा ऐसा हो रहा है ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की तारीख में। 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने किया था, और इस बार भारत और श्रीलंका ज्वाइंट होस्ट हैं, तो उनके लिए रास्ता निकाला जा सकता था। अगर रास्ता निकालने की नीयत होती तो यह रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन अब चूंकि भारत की नीयत नहीं थी और बांग्लादेश को किसी तरह से उन्होंने आउट ही करना था और अपना स्टांस, अपने लोगों को वो मंजन कहते हैं ना, वो बेचना था, तो उसके लिए बांग्लादेश को उनको आउट करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के हवाले से तबसरा कर रहे थे और ये बता रहे थे कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए या नहीं, या फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आगे फ्यूचर में क्या करने जा रही है। अभी हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद, क्या पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन सस्ते होने वाले हैं? ये खबर आजकल हमें गर्दिश करती हुई नज़र आ रही है कि इस्तेमाल शुदा फ़ोन्स जो हैं उनकी कीमतें कम होने वाली हैं, और इसी की वजह से पाकिस्तान में 4 बड़े ब्रांड्स के 62 मोबाइल फ़ोन्स के मॉडल्स जो हैं वो सस्ते हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कस्टम्स वैल्यूएशन ने नए और कम रेट्स मुकर्रर किए हैं। अब FBR ने बैरून मुल्क से दरामद और नए इस्तेमाल शुदा फ़ोन्स पर कस्टम्स वैल्यू पर नजरसानी की है, और FBR के इस इकदाम से दरामद शुदा मोबाइल फोन सेट पर आयद पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन टैक्स में भी कमी वाक़ई हो गई है। अब इस खबर में कितनी सदाकत है, आम सारिफ तक इससे क्या पहुंचने वाला है, क्या वाकई कीमतों में 32 से 89% तक कमी आ सकती है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया पराचा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इस खबर के बारे में थोड़ा सा बता दें जो गर्दिश कर रही है कि जो सेकेंड हैंड मोबाइल फोन्स हैं वो सस्ते होने वाले हैं, 32% से लेकर 89% तक इनकी कीमतों में कमी आ सकती है। बताएं जरा इस बारे में, कितनी सच्चाई है इसमें? देखें जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो यूज्ड फोन है उसकी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खपत कितनी है और कितने यूज्ड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फोन बन रहे हैं यूज हो रहे हैं वो 98% मेड इन पाकिस्तान है। इसका मतलब है कि सिर्फ 2% लोगों के लिए फोन सस्ते होने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये उन लोगों के लिए सस्ते होने जा रहे हैं एलीट क्लास के लिए, ये गरीबों के लिए सस्ते होने नहीं जा रहे। जो FBR ने वैल्यूएशन की है, अगर आप उस वैल्यूएशन को गौर से देखें तो उसमें iPhone 7 की प्राइस $26 मुकर्रर की गई है। मुझे ये बताएं कि $26 में iPhone 7 दुनिया में कहाँ मिलता है? तो ये शायद कोई FBR से भी मिस्टेक हुई है और या उन्होंने प्रॉपर चेक नहीं किया। और अगर ये वैल्यूएशन सही है, अगर इसी हिसाब से आपने $26 या $27 रख दिया
तो आने वाले वक्तों में फिर ऐसे होगा कि पुराने फोन की आड़ में नए फोन आएंगे और उनकी ड्यूटी एवेड होएगी और ये ऐसी चीजें होंगी और उसके बदले में फिर हवाला, हुंडी और ये सारी चीजें चलेंगी और पाकिस्तान फिर से फेटफ देखेगा। ये जो और अगर ये टैक्सेस की मद में नहीं होने वाली पराचा साहब, उसी की बात हो रही है? नहीं, जी पीटीए टैक्सेस जो है वो रिलेटेड है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी ड्यूटी वैल्यूएशन के साथ। पीटीए टैक्स लगता है, लेट्स सपोज अगर ड्यूटी वैल्यूएशन $1000 है तो उस पर 30% का टैक्स है तो $300 की ड्यूटी है। वही अगर $26 का हो जाएगा तो उस पे 30% की ड्यूटी $8 है। तो अगर एक आईफोन $8 में क्लियर होगा और 26 और जमा 8 $34 में आईफोन दुनिया में कहाँ पे मिल सकता है, आप ये बता दीजिए ये कैसे मुमकिन हुआ। तो ये अगर मुमकिन होगा तो एलीट क्लास के लिए मुमकिन होगा कि इसकी आड़ में नए फोन आएंगे और उनकी ड्यूटी एवेड होगी, तो उन्हीं लोगों को फायदा होगा जो पहले $1000 के फोन पे $400 $300 ड्यूटी देते थे, वो $8-10 ड्यूटी दे के वही लोग बेनिफिट उठाएंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि 98% जो मोबाइल फोन है वो मेड इन पाकिस्तान ही होते हैं, 2% ऐसे जो बाहर से आते हैं, फिर उनको ही उन 2% को शायद फायदा होगा। अच्छा, थोड़ा सा बता दें, पाकिस्तान में जो यूज मोबाइल हैं, इस्तेमाल शुदा मोबाइल हैं, उनकी मार्केट कितनी बड़ी है, कितनी ज्यादा डिमांड है, कितने % लोग इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल शुदा फोन? देखें, पहली बात तो ये है कि हमें बाहर से इस्तेमाल शुदा फोन क्यों लेके आने, हमने पाकिस्तान को जंक यार्ड इस्तेमाल शुदा फोनों का क्यों बनाना है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर 98% फोन बन रहे हैं और लोकल जरूरियात को पूरा कर रहे हैं, तो पिछले 10 साल में कम से कम 300 मिलियन फोन पाकिस्तान में आया है, या बना है या बाहर से आया है। तो वो 300 मिलियन यूज तो नहीं हो रहा। इस वक्त जो फोन यूज हो रहे हैं वो 100 से 150 मिलियन यूज हो रहे हैं। बाकी 150 मिलियन फोन यूज्ड मोबाइल मार्केट में ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहा है, जो प्रॉपर्ली पीटीए अप्रूव्ड है, पीटीए ड्यूटी टैक्सेस पेड है। तो इन डीलर्स को क्या उन 150 मिलियन मोबाइल फोन के ट्रेड करने को नहीं मिल रहा? क्या वो डीलर्स जो हर एक का बराबर हक है, क्या वो डीलर्स जो छोटा कारोबार कर रहे हैं और वो यूज्ड फोन का कारोबार कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे भाई हैं। जो रेशियो बताया पराचा साहब, अगर इतना सरप्लस है तो फिर कीमतें तो कम होनी चाहिए पाकिस्तान में। जी ऑलरेडी उन यूज मोबाइल की कीमतें ऑलरेडी कम है। ये सिर्फ एक ऐसे कहानी चलाई गई है कि यूज मोबाइल की आड़ में कल को नए फोन आएंगे, ये सिर्फ चंद लोग इसका फायदा उठाएंगे और ये मुल्क की खजाने पे कसीर बोझ पड़ेगा इन टर्म्स के इनके टैक्सेस, इनकी ड्यूटीज नहीं दी जाएगी और इसके साथ साथ हवाला हुंडी से फिर पैसे जाएंगे। पैसे तो फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तानी रुपए से जैसे भी जाए जाना ही। आपको ये लग रहा है कि आम सारिफ तक ये इसके फवायद जो हैं वो नहीं पहुंचने वाले? अच्छा, थोड़ा सा बता दें, जो लोग इस्तेमाल शुदा फ़ोन खरीदते हैं या उनको नहीं पता होता कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, थोड़ा सा बता दें, जब आप इस्तेमाल शुदा फ़ोन लेने जाते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले इस्तेमाल शुदा फोन जब आप लेने जाते हैं, सबसे पहले आपको जिस भी शॉपकीपर, जिस भी डीलर से लें, आपको उसकी ऑफिशियल रिसीट चाहिए। कल को वो फोन चोरी का निकल आए, किसी और चीज हो, तो यू विल बी इन ट्रबल। और अगर वो चोरी का फोन हुआ तो जिसने पहले उस पर क्राइम किया और आपने बगैर रसीद के लिया, तो आप उसके मुर्तकिब होंगे, उसी गुनाह के आप उसमें बराबर के हिस्सेदार शामिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपने ये देखना है वो पीटीए अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर वो पीटीए अप्रूव्ड है तो प्रॉपर पीटीए वेरिफिकेशन सिस्टम मौजूद है, आप उस पर उसको वेरीफाई करें और उसको चेक करें ये पीटीए के इसके टैक्सेस पूरे दिए हुए हैं। इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि आप जब भी यूज्ड फोन लेते हैं क्या वो कितना पुराना है। जिस तरह पीटीए ने वैल्यूएशन, जिस तरह कस्टम्स ने वैल्यूएशन किया, इतने पुराने फोन तो नए सिस्टम के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। आज से 4-5 साल पुराने फोन आज नई टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो बजाय इसके आप जंक यार्ड बनाएंगे और बहुत से सॉफ्टवेयर उस पर नहीं चलेंगे। आपको ये देखना है कि वो नए सॉफ्टवेयर और नई टेक्नोलॉजी से कितने कंपैटिबल है। इसके बाद तो 5G का दौर आ रहा है, तो 4G और इवन 3G फोन तो ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगे। इनकी बैटरी आपको चेक करनी है, इनकी बैटरी किस कंडीशन की है। ये सारी चीजें एक आम सारिफ के लिए चेक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, सिवाय इसके कि उसको ये पता हो कि ये फोन ऑलरेडी पीटीए अप्रूव्ड है, पाकिस्तान में यूज हुआ है, इसकी प्रॉपर रिसीट मिल रही है, ना कि ये फोन बाहर से गैर मुल्क से किसी चोरी शुदा जगह पे चोरी होके खरीद बेचा गया और फिर पाकिस्तान भेज दिया गया। ऐसी कोई चीज नहीं होगी। तो मैं फिर भी यही मशवरा दूंगा। जी
जिनकी इनकम कम है या बजट कम है, उन्होंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, अच्छा फ़ोन, अब ज़ाहिर है नया फ़ोन ख़रीदेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो फिर सेकंड हैंड मार्केट का रुख करते हैं। तो फिर कितने पुराना फ़ोन जो है उनको ख़रीदना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कितने साल पुराना मॉडल इस्तेमाल करने की हद तक ठीक है? जिस तरह आपने खुद भी बात की है कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है। मेरा ख्याल में 3 से 4 साल से ज्यादा पुराना फोन टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह जाता है और टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी एडवांस हो जाती है कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम कह रहे हो कि सिर्फ 3 साल का फोन यूज करें, क्योंकि 5G आ जाएगा पाकिस्तान में। अगर 5G शुरू हो जाता है तो फिर बाकी टेक्नोलॉजीज बहुत जल्दी एब्सोल्यूट हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि ये जो मामला है ना मोबाइल फ़ोन सस्ते होने वाला, ये इतना आसान नहीं है। 98% जो फ़ोन है वो तो इन पाकिस्तान है और 2% ऐसे फ़ोन हैं जो बाहर से आते हैं। उनकी नज़र में ये उन लोगों को ही फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है ताकि नए फ़ोन पाकिस्तान में मैक्सिमम लाए जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन मुजफ्फर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं और आपको बताते हैं कश्मीर हम वुमेन लीडर्स अवार्ड की लाहौर में रंगारंग तकरीब हुई और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मेहमान खुसूसी थी वहाँ पर, और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली बहुत सारी शख्सियात जो इस इवेंट में मौजूद थी, जिनको मरियम नवाज ने अवार्ड से नवाजा। इसी बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको वो दिखाते हैं। हम वुमेन लीडर्स अवार्ड की लाहौर में रंगारंग तकरीब हुई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खवातीन समेत मुल्की और गैर मुल्की 13 शख्सियात को हम वुमेन लीडर्स अवार्ड से नवाजा गया। मारूफ सनतकार, बिजनेसमैन और माहिर तालीम सैयद बाबर अली को अवार्ड पेश किया गया। बरतानवी पार्लियामेंट की पहली मुस्लिम पाकिस्तानी खातून मेंबर यास्मीन कुरैशी को भी अवार्ड मिल गया। पाक फौज में ब्रिगेडियर के रैंक पर पहुंचने वाली पहली खातून हेलेन मैरी को हम वुमेन लीडर्स अवार्ड दिया गया। जंगी महाजों पर निस्फ सदी तक बेखौफ सहाफत पर कैथी गैनन को भी अवार्ड से नवाजा गया। समाजी बेहतरी के लिए खिदमात पर नादरा पंजवानी को हम वुमेन लीडर्स अवार्ड दिया गया। बच्चों के हुकूक के तहफ्फुज के लिए नुमाया खिदमात पर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन सारा अहमद को अवार्ड पेश किया गया। डॉक्टर सारा सईद खुरम को सेहत के शोबे में खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर अवार्ड से नवाजा गया। कबाइली जुल्म के खिलाफ बेखौफ जिद्दोजहद पर माई जिंदो को हम वुमेन लीडर्स अवार्ड से नवाजा गया। कठिन पहाड़ी हालात में सैकड़ों महफूज जचगियों पर गिलगित बल्तिस्तान की लाल परी को भी अवार्ड मिल गया। खवातीन के हुकूक के लिए निस्फ सदी पर मुहित जिद्दोजहद पर अनीस हारून को खिराज तहसीन हम वुमेन लीडर्स अवार्ड से नवाजा गया। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप और टेक में खवातीन की क़यादत को फरोग देने पर जहां आरा को भी अवार्ड दिया गया। अमन मकालमे और जमहूरी अमल के फरोग में तारीखी किरदार पर नोबेल इनाम याफ्ता विडिड बुशमावी को हम वुमेन लीडर्स अवार्ड दिया गया। खारजा महाज पर खिदमात के एतराफ में आमना बलोच को भी अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें पाकिस्तान की दूसरी खातून सेक्रेटरी खारजा रहने का एजाज भी हासिल है। हम ही हम हैं जिधर जा रही है नजर। जनाब 2020 से हम वुमेन लीडर्स अवार्ड मुनाकिद हो रहा है और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की ये कोशिश है हम की तरफ से जो की जाती है, और इसमें बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत सारी खिदमात अंजाम दी हैं, जिसमें मुल्क का नाम रोशन किया है, उन्होंने मुल्क और कौम का नाम रोशन किया है और उनको अवार्ड से नवाजा जाता है। तो ये तकरीब कोई 5 से 6 साल से चल रही है। 2020 से इसका आगाज़ हुआ था और ये सिलसिला अब भी जारी है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ऐसी ख़वातीन सामने आती हैं जो बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दे जाती हैं, जो स्टीरियोटाइप्स को रौंदते हुए आगे बढ़ती हैं और बहुत सारे कारनामे ऐसे सर अंजाम देती हैं जो शायद हमारी सोसाइटी के मर्द भी कम नहीं कर पाते हैं। तो उनको रिकग्नाइज करके उनको इन अवार्ड से नवाजा जाता है। अभी हमें जाना है की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान की तारीख को देखें तो ज़लज़ले के लरज़ने की तारीख पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर माजी में ज़लज़ले आते रहे हैं, लेकिन रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंज़ा की वादी चपूरसन में 19 जनवरी को सुबह 11:21 पर ज़लज़ला आया था, जिसकी शिद्दत 9 शिद्दत थी। 5.9 इसकी शिद्दत बताई गई थी और इसको अब 9 दिन गुजर चुके हैं, मगर खौफ जो है वहाँ के मकामी लोगों में अभी तक ख़त्म नहीं हो सका है, चूँकि ज़मीन के अंदर से पुरस्रार
किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, तो लोगों की नींदें इससे हराम हुई हुई हैं, लोग बड़े परेशान हैं, खौफजदा हैं। 12 देहात ऐसे हैं इस वादी में जो मुतासिर हुए हैं, जबकि इसमें 3 ऐसे गाँव हैं जो शदीद मुतासिर हुए हैं, जबकि जो बाकी इलाके हैं उनमें घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। हैरान कुन तौर पर ज़ेर ज़मीन सरगर्मियों की ये जो आवाज़ें आ रही हैं गुज़िश्ता 7 से 8 माह से महसूस की जा रही हैं। तो ये जो मामला है हुकूमती नोटिस में भी था, मगर आज तक जियोलॉजिकल सर्वे की कोई रिपोर्ट भी आवाम के सामने लाई नहीं जा सकी। अब इसकी क्या वजूहात हैं और इस तरह की धमाकों की आवाज़ें ज़ेर ज़मीन से क्यों आ रही हैं, इसका क्या मतलब है, इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मकामी सहाफ़ी आलिया जबीन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान शब्बीर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करूंगी। सबसे पहले तो आलिया, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमें इस वाक़े के बारे में, ज़लज़ला जो आया था उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या इसने अभी तक नुकसान किया है। फिर मैं शब्बीर साहब की तरफ जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने जो है चुपर्सन वैली को, चूँकि हम देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान में जब भी इस तरह के कोई नेशनल डिज़ास्टर होते हैं तो जो नेशनल हमारी मीडिया है वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को नहीं देखते हैं, तो हम न्यूज़ ने इस चीज़ को कंसीडर किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। जहाँ पे अगर हम बात करें नुकसान की, तो चुपर्सन वादी जो है वो दूर दराज एक इलाका है हुंज़र डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे ज़िंदगी पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। वहाँ पे ज़िंदगी पहले से, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -20 और -25 तक जाके पहुँचता है। तो अब रिसेंटली जो ज़लज़ला आया, चुपर्सन वैली में 12 गांव हैं और उस 12 गांव में से 3 गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, चाहे स्कूल्स हो, चाहे डिस्पेंसरी हो, चाहे घर हो, चाहे मौशी खाना हो, चाहे वाटर चैनल्स हों, और बाकी जो गांव हैं वहाँ पे भी सूरत हाल यही है। चूँकि एक बहुत तंग वैली है, ज़लज़ले की वजह से घरों में जो क्रैक्स पड़ गई हैं वो अलग, और दूसरा लैंड स्लाइडिंग की वजह से पहाड़ों से जो पत्थर आ रहे हैं वो भी घरों को हिट कर रही है, बाकी गांव में भी। और दूसरा ये है कि वहाँ पे विंटराइज टेंट नहीं होने की वजह से लोगों को जो टेंट दी गई हैं वो भी काफ़ी नहीं हैं। 4-5 फैमिलीज़ एक टेंट के अंदर रह रहे हैं, वॉशरूम का कोई निज़ाम नहीं है, और वहाँ पे जो पहले से वॉशरूम्स थी वो फ्रोज़न है। लाइक सर्दियों में ये होता है वॉशरूम फ्रीज़ हो जाते हैं, लोग गीज़र से अपने वॉशरूम्स को जो है वो ओपन रखते हैं, बट अभी चूँकि सिचुएशन इस तरह का है कि वहाँ पे लोग उसकी वजह से, उस ठंड की वजह से उनके वॉशरूम फ्रीज़ हैं, और निज़ाम ज़िंदगी वहाँ पे बिल्कुल धर्म बरहम है। और जो एजड लोग हैं, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो वहाँ के मर्द हजरात हैं वो पूरे वैलीज़ वहाँ पे वॉलंटियरली उन 3 गाँव में वो काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह बिल्कुल का सही है। ये जो मुश्किलात हैं लोगों की, इसके लिए वहाँ की लोकल गवर्नमेंट क्या करी, इसी बारे में बात कर लेते हैं। शब्बीर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर साहब, थोड़ा सा बताएं, अभी चूँकि ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं, या जो ज़ेर ज़मीन धमाकों की आवाज़ें ये तो पिछले कई माह से सुनी जा रही हैं, क्या इकदामात हुकूमत कर रही है? जिस तरह अभी बता रही थी आलिया के 3 गाँव जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्या इकदामात किए जा रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने नेशनल मीडिया पे इस इशू को हाईलाइट किया है। जैसे अभी बताया जा रहा था कि इस वक्त उस इलाके का जो टेम्परेचर है -20 अराउंड यकीनन होगा, और इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मौसम आलूद है, बर्फबारी भी हो रही है, और जिंदगी सर्दियों में वैसे भी मुश्किल हो जाती है। तो इस दफ़ा बर्फबारी कुछ ज़्यादा भी हो रही है, टेम्परेचर भी तेज है, और ऊपर से ये ज़लज़ले भी हैं। तो ये नेचुरल कैलेमिटी है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से अगर आप इसका रिस्पॉन्स के हवाले से पूछ रही हैं, तो यकीनन देखें ये 19 तारीख को ज़लज़ला आया, और उसके फ़ौरन बाद जो है जो हमारे इदारे हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और फिर एकेडियन के इसमें इदारे हैं, उन्होंने क्विक इसमें रिस्पॉन्स किया। मैं सुन रहा था आलिया बता रही हैं कि जो विंटराइज किस्म के टेंट्स नहीं हैं, और जो दूसरी मुश्किलात हैं, यकीनन बहुत कुछ इसमें होता होगा। लेकिन रवायती तौर पर हमारा जो लाइफ स्टाइल है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, वो कुछ इस तरह है कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे घर हैं, वो रवायती अगर आप पूरे पाकिस्तान के शहरों के घरों के मुकाबले में देखें तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे हम एक्लेमेटाइज जिस तरह होते हैं उस तरह के हम घर बनाते हैं। ये क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, तो इस वक्त सूरत हाल वो जो हमारे कच्चे घर हैं, ज़्यादातर कच्चे ही होते हैं, तो क्रैक्स पड़े हैं, आफ्टर शॉक्स हैं,
और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। अब ज़हनी तौर पे ये जो फैक्टर है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि घर के अंदर अगर आप रहे हैं तो हो सकता है फिर कोई आफ्टर शॉक आ जाए। ये खतरा और जो आपको बेचैनी है ये रहती है। तो इस वक्त गवर्नमेंट ने तो फौरी तौर पे इसको टैकल किया। फौरी तौर पे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो खुद वहाँ पे गए, इसके अलावा दीगर मिनिस्टर साहिबान गए और जो रिलीफ एक्टिविटीज़ में फूड आइटम्स प्रोवाइड किए गए, दवाइयाँ वहाँ पे दी गई, टेंट दिए गए और इसके अलावा ब्लैंकेट्स वगैरह दिए गए, दवाइयाँ दी गई, हेल्थ कैंप वहाँ पे लगा हुआ है। ये जो होता है ना कि रिस्पांस किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें तकरीबन की जा रही हैं। हो सकता है कुछ बाद लोग कहें कि ये मयार उस तरह का नहीं है। शब्बीर साहब थोड़ा सा बता देना जिन लोगों के घर चले गए। करना चाहूंगी। जी आलिया, चलें आप बात करें। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी। एक तो इस तरह होता है कि अक्सर ये कहा जा रहा है कि अर्थक्वेक चूँकि हमारे जापान जैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क में उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ तो फैसिलिटीज़ भी नहीं है। बट उसमें मैं ऐड ये करूँगी कि चूँकि ये कोई अचानक से कोई नहीं आया है, पिछले तकरीबन 7 महीने 8 महीने हो चुके हैं कि ज़ेर ज़मीन धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं और उसके तभी से जो है छोटे छोटे शॉक्स तभी से महसूस किए जा रहे थे। घरों में क्रैक्स पड़ना तभी शुरू हो चुकी थी। और अगर हम गिलगित गवर्नमेंट की बात करें तो सरप्राइजिंगली अभी तक वहाँ पे कोई जियोलॉजिकल सर्वे नहीं किया गया। पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनको NDMA GBDMA की तरफ से कोई लेटर नहीं लिखा गया और अगर लिखा गया है तो वो भी पब्लिक के सामने शेयर नहीं किया गया। और वो इस तरह का मामला था कि गवर्नमेंट को पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है जी, अगर थोड़ा बहुत जो प्रिपरेशन किया था वो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के आका ने वहाँ पे जाके थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना, अवेयरनेस देना कि उस दौरान उन्होंने क्या करना है, अपनी सेफ्टी का क्या ख्याल रखना है। ये पॉइंट आलिया, मैं शब्बीर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं जो आपने बात की है ना। शब्बीर साहब, वैसे तो कहा जाता है जल्जले को पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अभी आलिया भी सिचुएशन बता रही हैं कि 7 से 8 माह हो गए हैं और जेर ज़मीन धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, घरों में पहले से क्रैक्स पड़ चुके हैं, ये गवर्नमेंट के नोटिस में होगी यकीनन ये बात, तो कुछ किया इससे पहले, ज़लज़ले के आने से पहले? देखिए, एक बात तो ये है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया क्या नहीं किया ये मैं उनकी तरफ से तो खैर नहीं बता सकता। इससे पहले हमारी गवर्नमेंट थी जो 24 नवंबर को खत्म हो गई थी। हम चूंकि केयर टेकर गवर्नमेंट हैं और हमें अभी 1 महीना हुआ है, तो इसमें हम जो कुछ कर सकते थे मैं उस हवाले से बताऊंगा। देखिए, ये ज़लज़ले आते हैं और एकदम से बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती हैं। खासकर कंपेरिजन मैं नहीं कर रहा हूँ किसी और मुल्क से। गिलगित बल्तिस्तान ऐसा इलाका है जो पूरा पहाड़ी है। 98% जो है हमारी 72,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबे में पहाड़ है। तो यहाँ पे जो जिस तरह की आवाज़ें आ रही थी, इसके ऊपर हमारी जब गवर्नमेंट आई है, इन्होंने एक्शन इस पे लिया है। मिसाल के तौर पे अब कोई सर्वे करवाया जाए फौरी तौर पे तो पता चलाया जाए कि आखिर क्या वजूहात हैं। ये जो चुपुरसन वैली है या शमशाल वैली है, ये हमारे दूर दराज के इलाके हैं। ज़लज़ले पूरे गिलगित बल्तिस्तान में आते हैं। फॉल्ट लाइन के ऊपर बदकिस्मती से हमारा ये एरिया लाई करता है और पहाड़ हैं, जैसे मैंने कहा, ये डिफरेंट है मैदानी इलाकों से। यहाँ पे ज़लज़ला आने का मतलब बहुत खतरनाक होता है। लैंडस्लाइडिंग होती है, पत्थर आते हैं, साथ हमारा जो रवायती घर है ये भी इतने बड़े पक्के नहीं होते हैं। तो अब हमारी हुकूमत इसमें यकीनन ये करेगी कि हम कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे एक ये पता लगाया जाए कि ये ज़लज़ले मतलब क्यों आते हैं और क्या इंटेंसिटी इनकी मुस्तकबिल में भी हो सकती है, खुदा न खास्ता। और इस हवाले से यकीनन जो भी सर्वे वगैरह करवाने होंगे वो अब करवाए जाएंगे। माजी की हुकूमत में अगर इसने इनिशिएट भी किया था तो हमें इसका ज्यादा इल्म नहीं है, वो अब हुकूमत चली गई है। दूसरी बात मैं इसमें ये आपको जरूर बताऊं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि यहाँ पे देखें, ये जो चुपुरसन वैली है, शमशाल वैली है, यहाँ पे एक्सेस भी बहुत मुश्किल है। ये वैलीज कट ऑफ भी रही हैं बहुत अरसे तक, जब तक कि दोबारा इनको रोड बना के कनेक्ट नहीं किया गया है। अपना एक स्ट्रक्चर है, अपनी भी तो गवर्नमेंट का ही काम है ना शब्बीर साहब। गवर्नमेंट ही दिया है, बिल्कुल दिया है। बहाली के लिए क्या किया जाएगा इन लोगों की जिनके घर चले गए हैं, जो वहाँ पर स्कूल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है और लोग ज़ाहिर है अब सर्दी है, मौसम की सख्ती है, तो गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है कि वापस शेल्टर दिया जाए, इनको घर बना कर दिए जाएं? देखें, इसमें जो हमारा चुपुरसन वैली है ना, इसमें छोटे छोटे कोई तकरीबन 15-16 गाँव हैं और इसमें एक गांव तो ज्यादा मुतासिर हुआ है, लेकिन कैलेमिटी हिट डिक्लेयर कर दिया गया है, मतलब 3 गाँवों को। अब वहाँ के मकामी लोगों की जानिब से ये डिमांड आ रही है कि तमाम जो गाँव हैं सबको कैलेमिटी हिट डिक्लेयर किया जाए। बहरहाल इनकी तरफ से जो डिमांड है वो आ गई है और हुकूमत ने अपनी तरफ से अब कैलेमिटी हिट डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि उसके अंदर जितने लवाजमात हैं, मिसाल के तौर पर हेल्थ की फैसिलिटी फ्री में दी जाती है, स्कूल की ट्यूशन फी वगैरह माफ की जाती है, वगैरह वगैरह, इस तरह काफी एक पैकेज होता है।
तो ये इसमें इनको अब दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखें, एक साइड से जो जितनी चीजें चलें होती ठीक है, है, मिसाल के आपका तौर पर पॉइंट आ हेल्थ गया कैंप, शब्बीर दवाइयाँ, साहब। आलिया कंबल आलिया आइंदा कुछ वगैरह। ऐड करना चाह रही हैं। आलिया जरा जल्दी से, हमारे पास वक्त की कमी है, कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें मैं ये ऐड करूंगी कि अभी भी वहाँ पे चूंकि हम रीलोकेशन या फिर उनको दोबारा से रीसेटल की बात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आफ्टर शॉक्स अभी भी आ रहे हैं ठीक और है। गवर्नमेंट का अभी भी उस तरह से एक सीरियसनेस हमें तो ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा है। और चूंकि ये लोगों की डिमांड नहीं है कि डिक्लेयर किया जाए 12 गांव को, वो 12 गांव ऑलरेडी जो है वहाँ पे अगर आपके गवर्नमेंट ने तमाम गांव में विजिट किया है तो उनको खुद अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे किस हद तक नुकसान हुआ है। वहाँ पे बच्चे ट्रॉमेटाइज हैं तमाम गांव में, क्योंकि आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और बच्चे ट्रॉमेटाइज हैं, खवातीन ट्रॉमेटाइज हैं। और वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से तो पहले ही नहीं था। वहाँ पे एक डॉक्टर वहाँ पे नहीं है, जस्ट एक आगा खान हेल्थ सर्विस है जो कि फर्स्ट एड की वहाँ पे प्रोविजन देती थी पहले से। और एक 10 बेड हॉस्पिटल का ऐलान हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, जो तकरीबन पिछले 15 सालों से खंडर बना हुआ है। और अभी ये जो आफ्टर शॉक्स इसमें आई एक या चीज फिर मैं जो जरूर ज़लज़ला ऐड आया, करूंगा। थोड़ा बहुत जो उसका स्टार्ट हुआ था वो भी चलें, खत्म हो गया हमारे है। पास बिल्कुल और वक्त खत्म हो इसके चुका है। अलावा आलिया अभी- आलिया शब्बीर साहब कुछ ऐड करना चाहे? शब्बीर जी, जी, साहब मैं जल्दी से quickly- जरा मैं- 10 सेकंड्स में जी, अगर जी। आप कुछ कह सकें। जी, जी, बिल्कुल, मैं क्विकली ये ऐड करूँ कि देखें, सीरियसनेस की जहाँ तक बात हो गई है, जैसे मैंने कहा, खुद 3-4 मिनिस्टर्स हमारे वहाँ पे गए हैं, उस वक्त सेक्रेटरीज और जो एनडीए में पूरा वहाँ पे गया हुआ था। ठीक है। चीफ मिनिस्टर ने जाना था, वेदर की वजह से नहीं जा सके, फोर्स कमांडर ने जाना था, वो नहीं जा सके। गुजारिश करने का मतलब ये है कि हम फौरी तौर पे गवर्नमेंट जो है गिलगित बल्तिस्तान, वो पूरी तरह सीरियस है और इसमें जितना कुछ हो सकता है कर रही है और आगे भी करेगी। इसमें ठीक है। ऐसी बात नहीं है। डिमांड की जहाँ तक वो बात कर रही थी, ठीक ये है। लोगों की तरफ से डिमांड बिल्कुल आई है, लेकिन इसमें देखा जाएगा कि क्या हम असल में लोग गवर्नमेंट ये चाह रहे हैं ना इसको कि पूरी तरह दे हुकूमत, सकती है और कितना दे। वहाँ की जो हुकूमत है उनके लिए कुछ करे। जब वो मुश्किल में है तो हुकूमत की तरफ देखते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अगर उस तरह से खातिर खा इकदाम नहीं किए जाते हैं और हुकूमत ही ये बात करेगी कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो लोग फिर किसकी तरफ देखेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया जबीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इसके अलावा शब्बीर मीर जो कि तर्जुमान है गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आगे बढ़ना एक और अहम मामला है जिस पर हमने बात करनी है, वो है वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। वो दोनों आपस में आमने सामने है। शदीद तकरार और टकराव की सूरत हाल हमें देखने में मिल रही है, क्योंकि दोनों तरफ से ही एक दूसरे के खिलाफ बयानात सामने आ रहे हैं। और फिर जाहिर है जब बयानात सामने आते हैं तो फिर कशीदगी भी मुसलसल बढ़ती जा रही होती है। वादी तीरा, वहाँ का मामला बड़ा इस वक्त सोशल मीडिया पर भी ज़ेर गर्दिश है। वहाँ से मकामी अफराद की नकल मकानी का मामला ज़ेर बहस है। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इनखला की जो हिदायत है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दी थी, जबकि केपी हुकूमत का इस बारे में ये कहना है कि वफाकी हुकूमत ऑपरेशन का मलबा सूबाई हुकूमत पर डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। अब ये सारा मामला क्या है, इस पर हमने बात करनी है। और साथ ही साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर ने इस बारे में एक बात की थी इतवार वाले दिन। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने क्या इसकी वजह बताई थी नकल मकानी की, वो ज़रा सुन लेते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ बहाली के डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें 4 अरब रुपया रखा गया है। जो लोग रजाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं मौसम की सख्तियों को देखते हुए, तो उस पे जो डीसी खैबर हैं उन्होंने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दी है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो बाकायदा उसकी एक इतला होती है, वो तरीके से किया जाता है और उसमें लोगों को जो है वो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। तो हुकूमत, वफाकी हुकूमत इस बारे में वाज़े तौर पर कह रही है कि उनकी जानिब से ये हिदायत नहीं दी गई है कि वहाँ से लोग नकल मकानी करें, लेकिन साथ साथ अता तारा ने यह भी कहा है कि 4 अरब रुपए ज़रूर रखे गए हैं जो रज़ाकाराना तौर पर वहाँ से नकल मकानी कर सकें उन लोगों के लिए। इसी बारे में बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक वहीद ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी इस वाक़े के बारे की सारी जो तफसीलात हैं, क्योंकि दोनों तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि एक्चुअल मामला क्या है, किसकी तरफ से ये हिदायत सामने आई हैं, थोड़ा सा वाज़े कर दें। शुक्रिया आदम। पहली बात तो ये कि तारक साहब जो अभी आपने उनका बयान चलाया, ये वजाहत 2 महीने पहले कर देते तो मेरे ख्याल में इतना भूंचार ना आता, ना इतना हजारों लोग सफर होते। बुनियादी जो मसला था वादी तीरा जो अफगानिस्तान से जिसके बॉर्डर मिलते हैं, वहां पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत, वहां पर उनके अड्डे, उनकी सरगर्मियां, फिर फोर्सेस पर हमले, वो मसला, उसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर
टीटीपी की शक्ल में मुसल्लह गिरोह काफी मुनज़्ज़म अंदाज में मौजूद है जो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को निशाना बना। अच्छा, इस मसले को हल करने के लिए जब वफाकी हुकूमत ने ये कोशिश की कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि जो दहशतगर्द है वो आबादी में छुपते हैं और आबादी में जब वो कार्रवाई करते हैं तो वहाँ पर कोलेटरल डैमेज हो जाते हैं, मुकामी लोग उसका निशाना बन जाते हैं। तो इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फिर वहाँ पर 24 रुकनी मुकामी अमायदीन का जिरगा तश्कील दिया गया और उस जिरगे को ये इख्तियार दिया गया कि आप मुख्तलिफ ऑप्शन देख लें, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस मसले को किस तरह काबू किया जाए। तो ये जिरगा जो कबायली जिरगा था, इन्होंने पहले जो टीटीपी के वो थे लीडर्स थे उनसे रब्ता किया, के साथ जिरगे किए कि आप लोग यहाँ से निकल जाए क्योंकि हुकूमत यहाँ पर ऑपरेशन करने का प्लान बना रही है। लेकिन टीटीपी के जो कमांडर थे वो नहीं माने, वो अपने रेट यहाँ पर कायम करना चाहते थे और अपनी मनमानी करना चाहते थे। वही जगह फिर आया सूबाई हुकूमत के पास और उनको तमाम सूरत बता दी कि हम बेबस हो गए हैं, अगर आप लोग ऑपरेशन करते तो हम लोग सफर करेंगे। तो फिर बाद में ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर जो है नकल मकानी की जाए। अब तारक साहब तो अभी कह रहे हैं, लेकिन महीने 2 महीनों से हम ये सुनते आ रहे थे, वो बात वज़रा खुद कह रहे थे कि हम तिराव को दहशतगर्दों के रहनुमा पर नहीं छोड़ सकते और वहाँ पर ऑपरेशन होगा। अब इस ऑपरेशन को IPUs का नाम दिया गया है, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन गुज़िश्ता 9-10 साल से जारी है मुख्तलिफ पॉकेट्स में। तभी वफाकी हुकूमत ये वजाहत दे रही है कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन और वहां से आबादी की नकल मकानी का कोई फैसला नहीं किया गया था, ना इंतजामिया को अहकाम जारी किए गए थे। अभी ये कंफ्यूजन आ रही है। बुनियादी मसला ये है कि जो दहशतगर्दी का एक नाजुक मसला है, एक बड़ा मसला है, उस पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से सियासत की जा रही है और इस महाजाराई में जो गरीब कबायली है, जो मुतासरीन है, उन्हीं का हो रहा है। बुरी तरह जो है अनफॉर्चुनेट बात है तारिक, जो भी मामला होता है, जब भी लोग किसी मुश्किल में होते हैं तो उस मामले पर उसकी कोई सानहा हो जाए, जिस तरह कराची में सानहा हो, उस पर भी सियासत शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली जो नुकसान है वो वहाँ के लोगों का ही हो रहा होता है। थोड़ा सा बता दें, जो PTI इस मामले पर सियासत कर रही है या जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है, वो कितना मुताबिकत रखता है ग्राउंड रियलिटी से? देखिए, ग्राउंड रियलिटीज तो ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि मसला है, दहशतगर्दों की मुनज़्ज़म सरगर्मियां वहां पर जारी है और इस मसले को किस तरह काबू करना है। अब सूबाई हुकूमत का स्टांस ये है, तवातुर के साथ चला रहा है कि ऑपरेशन जो है वो मसले का हल नहीं है। वज़ीर आला बार बार कह चुके हैं कि यहाँ पर 24 के करीब बड़े ऑपरेशन किए गए, 20 को छोड़े बड़े ऑपरेशन किए गए, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। और उनका ये कहना है कि उनका ये मौक़िफ़ है कि इस हवाले से जो फैसले किए जाते हैं वो बंद कमरों में किए जाते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत भी बिलवास्ता तौर पर सूबाई हुकूमत पर तो लान तान कर रही है, लेकिन दोनों हुकूमतें, दोनों जो जिम्मेदारान है वो आपस में बैठते नहीं। उनकी बातचीत जो है वो मीडिया के थ्रू हो रही। अब भी आप देख लें, इस मसले को एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन जो जिम्मेदार जो रियासती इदारे हैं वो आपस में बैठते नहीं है इस मामले पर। और इस सारी सूरत का नतीजा ये अलम निकल रहा है कि हजारों की तादाद में जो कबायली मुतासरीन है इस वक्त जो है बहुत बुरी सूरत हाल से दो चार है, सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। 10-12 हजार के करीब लोग तो है वो निकल आए हैं तिरा से। बहुत से लोग वहां पर स्टक हो गए, बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही है। इस तरह उनको कंपनसेट करने का, उनको पढ़ा देने का जो इंतजाम है। जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं और जो रास्तों में है उनकी मुश्किलात के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मौसम की भी सख्ती है और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, KP गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है उन लोगों को फैसिलिटेट करने में, वहाँ से निकलने में या उनके रेस्क्यू के लिए? देखिए अनम, जो जिस तरह मैंने बताया कि महाजाराई की वजह से चूंकि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान और इनके इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो नकल मकानी का अमल शुरू किया गया है, जिस तरह अभी वफाकी हुकूमत कह रही है कि भाई हमने तो उसके अहकाम ही जारी नहीं किए, लेकिन सूबाई हुकूमत ने उनको निकाल दिया DC के थ्रू। अब वो मुतासरीन जो है उनके लिए कोई बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं है। कहने पर तो उनके लिए 4 अरब रुपए जो है जारी किए गए हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है, उनको गाड़ियों का मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन उस हवाले से भी काफी आ रही है। बहुत से जो मुतासरीन है वो शिकायत कर रहे हैं कि एक जगह पर पहुंचते हैं तो उनको कहते हैं कि आप सामान उतार दें तो तब आपको अगली चेक पोस्ट पर, अगली जगह पर आपको जो है पैसे मिलेंगे। जब वो सामान उतारते हैं फिर उनके आपका सामान कहाँ पे। इस तरह बाकायदा कोई कैंप स्टेशन भी उनके लिए कायम नहीं है, कोई कैंप खेमे वगैरह नहीं है, उनकी खुराक का मसला है। ये सिर्फ एक मस्बत पहलू ये है कि बहुत से मुतासरीन जो तिरा से होकर यहाँ पर बाड़ा या खैबर के दीगर अजला, इवन पेशावर के इलाकों तक आए हुए हैं, तो उनके यहाँ पर रिश्तेदार है या उनके दूसरे घर यहाँ पर है।
तो ज्यादातर मुतासरीन वहां पर अकोमोडेट तो हो गए, लेकिन 50% से ज्यादा मुतासरीन इस तरह है जो बिल्कुल बेआसरा है। उनके यहाँ पर न कोई घर है न रिश्तेदार है, और वो बिल्कुल अल्लाह के आसरे पर यहाँ पर बैठे हुए। बिल्कुल अब ऐसा ही उनकी है। और रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो नादरा कर रहा है, उसमें भी मसाइल पेश आ रहे हैं। ये शिकायत यानी सामने आ रही लोगों है के कि लिए जो हुकूमत ने इंतजामात मंजूरी हैं दी वो है, ना होने के बराबर हैं। अगर इसमें कोई बड़ी शख्सियत उसका खानदान शामिल होता तो शायद इन लोगों की कुछ सुनी जा सकती थी या इन लोगों की दादरसी हो सकती थी। अभी इन लोगों के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया जा रहा, बल्कि उल्टा सियासत की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया, तारिक वहीद हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर बात कर रहे थे। अभी हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस ये मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। मुल्क की मईशत और मालियाती पॉलिसी के हवाले से अहम खबर सामने आई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया है और जो शरह सूद है उसको 10.5% पर बरकरार रखा है, जिसका इतलाक अगले 1.5 माह तक होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कराची में गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके दौरान उन्होंने ये बताया कि बैंकों के लिए कैश डिपॉजिट की शरह में भी 1% कमी कर दी गई है और इसे 5% कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मुल्क में महंगाई का तखमीना आइंदा साल के दौरान 5 से 7% के दरमियान रहेगा, जबकि सारिफीन और कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई है। हालिया इक्तिसादी डेटा बशमूल बड़ी सनतें, उनकी पैदावार के आदाद व शुमार ये बताते हैं कि मईशत तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और जो मौजूदा माली साल में मुआशी नमू 3.75 से 4.75% के दरमियान मुतवक्के है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के एक्सपर्ट उसामा रऊफ साहब ने। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला किया गया है, ये फैसला किन वजूहात की वजह से किया गया है और क्या पैगाम है इस फैसले के बाद? जी अच्छा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, इसमें तो सबसे पहले जो स्टेट बैंक ने रीजन कोट की हैं उसमें यही है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन 2 इन लाइन है, लेकिन आगे चलते हुए तो सेकंड हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर है उसमें कुछ अपर बैंड पे जाएगी बिकॉज ऑफ द बेस इम्पैक्ट। इसकी वजह से कोर, इसके अलावा उन्होंने कोर इन्फ्लेशन का भी कहा कि वो काफी स्टिकी है और ऑन द हायर साइड पे है, अबव 7% के आसपास आ रही है। इसके साथ ही जो कि लास्ट टाइम से भी स्टेट बैंक और तमाम उनका यही स्टांस रहा है कि थोड़ी प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, तो जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी का भी 22% से 10.5% पे आ गया, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो लैग्ड इम्पैक्ट होता है, तो उसको भी सही तरह कैलकुलेट करने की वजह के लिए टाइम वो किया जाए और इकोनॉमी इससे पहले कि हीट अप हो जाए उसको तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रूडेंट अप्रोच की स्टेट बैंक ने वो की है और उसी के हिसाब से ही 10.5% इसको मेंटेन किया है। दो जो सेकेंडरी एक उनके पास टूल है, दैट इज क्वांटिटेटिव टूल कह लें या उसको लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल कर लें, दैट इज कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको कम कर दिया, जो कि नवंबर 2021 में बढ़ा दिया था 5% से 6% कर दिया था, इसी इन्फ्लेशन को कंटेन रखने के लिए, रुपये पे उस टाइम कुछ प्रेशर था उसको वो करने के लिए और मॉनेटरी सप्लाई की ग्रोथ जो थी उसको कंटेन करने के लिए, अब उसको वापस रिवर्स कर दिया गया। मैं आम तौर पर ये जो तवक्को की जा रही थी कि शरह सूद में शायद कमी होने वाली है, तो ये जो फैसला हुआ है क्या इससे सरमायाकारों और फिर कारोबारी जो हल्के हैं उन पर आपको लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? अच्छा, ओवरऑल जैसे आपने की लार्जर कंसेंसस था कि स्टेट बैंक जो है वो कट करने जा रहा है, इसमें जितने भी लीडिंग सर्वेस कह लिए उनमें भी यही रिजल्ट आ रहा था और सेकेंडरी मार्केट यूज में भी यही चीज देखने को मिल रही थी, लेकिन हमारा शुरू से स्टैंड ये था कि अभी दो कुछ प्रूडेंट ही स्टेट बैंक को रहना चाहिए और जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि इकोनॉमिक अगर एक्टिविटी देखी जाए LSMI का फर्स्ट 5 मंथ में तकरीबन 6% की एवरेज ग्रोथ है, तो इन सब चीजों को देखते हुए ही आगे वो करना चाहिए। इसके साथ ही इन्फ्लेशन आगे कुछ महीनों में थोड़ा सा ऑन द अपर जो लिमिट होती है स्टेट बैंक की टारगेट की उसको भी क्रॉस करेगी, तो उन चीजों को देखते हुए हमारा स्टैंड तो यही था कि थोड़ा सा प्रूडेंट ही अप्रोच रखनी चाहिए। मार्केट में कुछ कंसेंसस था, उसकी वजह से थोड़ा बहुत शायद प्रेशर भी देखने में आया, लेकिन ऑन द लार्जर साइड दिस इज व्हाट गुड फॉर द इकोनॉमी एंड दिस इज व्हाट नंबर शुड टेल। अच्छा, ये जो महंगाई के तखमीने के हवाले से स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है कि ये आइंदा साल 5 से 7% तक रहने की जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके ख्याल में ये ग्राउंड रियलिटी या हकीकत पर मबनी ये अदाद शुमार है?
जी बिल्कुल, हमारा भी एस्टिमेट यही है कि इन्हीं नंबर्स के दरमियान ही रहेगा, ऑन द लोअर साइड नंबर इस दफा रहेगा, और आगे चलते हुए भी ये तमाम चीजें कंटेंट ही रहेंगी। दो के कुछ महीनों में ये ऊपर वाली साइड पे जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर एनुअल बेसिस पे देखा जाए तो ये विद इन द स्टेट बैंक टारगेट जो है उसी के अंदर ही रहेगा, और इसमें ही स्टेट बैंक ने अपनी जो इनिशियल आउटलुक है उसको भी मेंटेन किया है, इसको भी, और करंट अकाउंट डेफिसिट के आउटलुक को भी मेंटेन रखा है। ठीक है। अच्छा उसामा, मैं चाहूंगी थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के हवाले से भी हम बात कर लें, क्या रुझानात हैं आज के दिन को लेकर खास तौर पर? अच्छा, ओवरऑल मार्केट ने इन तमाम चीजों को थोड़ी सी मतलब ऑन द रेंज बाउंड ही सिलसिला चल रहा है मार्केट का, क्योंकि लार्जर साइड पे कंसेंसस था कि कुछ कट हो सकता है, तो उसकी वजह से हल्का सा प्रेशर है, लेकिन ऑन द लार्जर साइड अगर देखा जाए दैट्स व्हाट द इकोनॉमिस्ट नंबर से द थिंग्स आर गुड, तो उसी की वजह से पॉजिटिव मोमेंटम भी बरकरार है। और बैंकिंग साइड ने काफी वो किया हुआ है, एक तो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट कम हुई है, जिसकी वजह से अगर 100 बेसिस पॉइंट का ये देखा जाए तो तकरीबन प्राइमरी इम्पैक्ट 320 बिलियन की एक्सेस लिक्विडिटी का आएगा, जिसका तमाम बैंकिंग सेक्टर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। साथ इंटरेस्ट रेट कम ना होने की वजह से उनके जो निम्स कुछ अर्से के लिए श्रिंकेज वाली वो साइड थी, वो भी थोड़े टाइम के लिए ऑन द अपर साइड ही रहेंगे, तो इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर काफी आज लाइमलाइट में है, और तमाम ही उसमें ऊपर वाली साइड पे कर रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम कंपनीज जिनके पास नेट कैश या कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट काफी बड़ी अमाउंट में पड़ी है, उनकी तरफ भी पॉजिटिविटी देखने को आ रही है, क्योंकि उनकी अर्निंग्स में भी जो इंटरेस्ट रेट की वजह से डिक्लाइन होना था वो अब थोड़ा सा लैग उस पे होगा, जिसमें एफएफसी, इंडस मोटर्स और लकी सीमेंट इस तरह के स्टॉक्स हैं, उनमें भी पॉजिटिव मोमेंटम ही चल रहा है। ठीक है। अच्छा उसामा, क्योंकि हम न्यू इन्वेस्टर्स के बारे में खास तौर पर अपने सेगमेंट में बात कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई मशवरा या कोई एडवाइस हो कि आज वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? अच्छा, हम लॉन्गर टर्म में ही इन्वेस्टमेंट के हॉराइजन पे कर रहे होते हैं, सेम ओल्ड सेक्टर्स जिनके अंदर रिफॉर्म्स का एजेंडा है या दूसरे एजेंडा है, उन्हीं की तरफ हम रुकेंगे, जिसके अंदर बैंकिंग सेक्टर आ गया। बैंकिंग सेक्टर में हमारे मिजान बैंक, यूबीएल, एचपीएल ये टॉपिक्स हैं। इसके अलावा ईएनपी सेक्टर के अंदर कैश सर्कुलर डेट पे रिफॉर्म्स हो रही हैं, साथ मिनरल एंड माइनिंग के ऊपर काम चल रहा है, उसकी वजह से ओजीडीसी, पीपीएल ये मेन साइड पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइड पे रिकवरी आ रही है, तो तमाम सिक्लिकल सेक्टर्स जैसे सीमेंट, स्टील, उनमें भी इम्प्रूवमेंट का चांस है। सीमेंट में वो कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट भी मजबूत है और उनके ग्रोस मार्जिन अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि लकी सीमेंट हो गया, फौजी सीमेंट हो गया, ये हमारी प्रेफर्ड पिक रहेंगी। इसके अलावा फर्टिलाइजर में भी हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इंक्रीज होते हुए देखा, और अभी भी जो हमारे वेट और इन तमाम चीजों के टारगेट है वो अबव एक्सपेक्टेशन ही आ रहे हैं, तो उसकी वजह से एफएफसी इज वन ऑफ द टॉप पिक इन फर्टिलाइजर सेक्टर। तो इन तमाम मेन सेक्टर्स को देखते हुए, अच्छी कंपनीज को देखते हुए लॉन्गर टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए, जिसमें तमाम मेन सेक्टर और कंपनीज कवर हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा, हमारे साथ मौजूद थे हमारे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि आज अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें मार्जिन है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप हमारे इस सेगमेंट से फ़ायदा हुआ होगा बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स को। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म। आपसे इजाज़त लेंगे और आपसे कल करेंगे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।